हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। तो आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 2 का पार्ट 5 कवर करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है हमारा अ चेंजिंग कंट्री साइड। तो ये कंट्री साइड का मतलब होता है जो भी आपका ग्रामीण एरिया होता है ना, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, वहाँ के जो नॉर्मल जनमानस होते हैं उनका जीवन कैसा होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम किंग्स के बारे में जानते ही थे कि किंग्स जो है वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे अपने बारे में, है ना। तो उनके बारे में तो हमें वैसे भी पता लग जाता है इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, टेक्स्ट के थ्रू। लेकिन जो ऑर्डनरी पीपल थे ना, उनके जीवन के बारे में नहीं पता लगता है, क्योंकि उनके बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं गया है, कहीं पे भी कोई अकाउंट्स वगैरह में मेंशन नहीं किया गया है। तो उनका कैसा जीवन हुआ करता था, ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजिंग मैटर है कि हमें पता नहीं लग पाता हमारे हिस्टोरियंस को कि कैसे उनका जीवन हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम देखेंगे कि हिस्टोरियंस ने इसका जो प्रॉब्लम जो कैसे सॉल्व करी, उन्होंने क्या है जातक की कथाएं और पंचतंत्र की कथाएं पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तो जटाकास का मतलब होता है जातक की कथाएं, और पंचतंत्र की कहानियां शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, है ना। उसमें क्या है एनिमल्स के थ्रू स्टोरीज होती हैं, कुछ सीख मिलती है, मॉरल्स मिलते हैं। तो ये सारी जो कहानियां हैं ये हमको क्या है एक तरीके से रियलिटी से भी लिंक करवाती हैं। तो ऐसे ही ये लोग क्या है जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, उन लोगों ने जातक की कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियों को एक संकलित करना शुरू किया, और उससे आइडिया लगाया कि वहाँ के जो नॉर्मली ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे उनका जीवन कैसे होता था। ठीक है ना, तो स्टोरीज के माध्यम से उन लोगों को थोड़ा सा अंदाजा लगा कि ऐसा जीवन हुआ करता था। ठीक है, और अब ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी जो कहानियां हैं वो एक ही जगह पे मिल गई हों। तो ऐसे इसलिए क्या किया गया यहाँ पे कि जो ओरल टेल्स का मतलब होता है कि कहानियां मोस्टली जो है ओरली सुनाई जाती हैं। तो जैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में अगर कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर तीसरी जनरेशन में बढ़ाया जा रहा है, तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होके जाएगी नेक्स्ट जनरेशन तक। तो ऐसे करते करते क्या है कहानी को पूरा मॉडिफाई कर दिया जाता था। और फिर हमारे जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी पेन डाउन करना शुरू किया, कहानियों को लिखना शुरू किया, और उससे कहानियों के माध्यम से जो हमें मिडिल लोग हुआ करते थे, जो नॉर्मल लोग हुआ करते थे, उनके बारे में पता लगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जातक की कहानियां, जो जटाकास है ना, वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं। कौन सी में? पाली लैंग्वेज। ठीक है, पाली है, प्राकृत है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्या है फर्स्ट मिलेनियम सीई। इसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट मिलेनियम का मतलब हो गया कि आपके 1000 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या है मिडिल बोल रहा है ना, तो मिडिल मतलब 500 सीई के आसपास, यानी 500 कॉमन एरा के आसपास जो है इन कहानियों का संकलन शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या है कहानी है, इसका नाम है गंदा तेंदु जटाकास। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक राजा के बारे में दिया हुआ है जो बहुत ही विक्ट है, बहुत ही दुष्ट राजा है, बहुत गंदा राजा है। ठीक है, तो वो क्या करता था कि अपनी प्रजा में जितने भी विमेंस हैं, मैन हैं, कल्टीवेटर्स हैं ना, हर्डर्स हैं, ये सारे के सारे लोग जो है ये इससे इतने परेशान इसलिए हो गए थे क्योंकि ये सबसे टैक्स वसूलता था। ठीक है, जितना इन लोगों के पास इनकम नहीं आ रही है उससे ज़्यादा तो वो लोग वो टैक्स देते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या है अगर नहीं देते थे तो फिर उनके साथ वो बहुत ही ज़्यादा बुरा व्यवहार करता था, अत्याचार करता था उनके साथ। ठीक है, तो इस मिजरी से बचने के लिए लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। वो लोग क्या करते थे कि जंगल में भाग जाते थे। कहाँ पे? जंगल में, क्योंकि टैक्स कलेक्टर से बचना है। ठीक है, और मतलब उन लोगों का ये कहना था कि रात में जो है वो हमें जो चोर हैं वो हमारे सामान को या हमारी चीज़ों को लूट के ले जाते हैं, हमारे पैसे को लूट के ले जाते हैं, और दिन में जो है ये टैक्स हमसे कलेक्ट करते रहते हैं, तो मतलब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। तो इसीलिए वो इस सिचुएशन से भाग जाते हैं। कहाँ पे? जंगलों में। ठीक है, और बोला जाता है कि अगर पहले जो लोग जो जंगलों में चले जाते थे तो राजा का कंट्रोल नहीं होता था जंगलों में, तो वहाँ पे क्या है जंगलों में अपना जीवन जो है वो बिता लेते थे। ठीक है, क्योंकि राजा का कोई कंट्रोल नहीं था जंगल में, इस वजह से क्या है वो इसका फायदा उठाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है कि यही बता रहा है कि देखो डिमांडिंग ऑफ द हाई टैक्सेस, क्योंकि राजा को क्या टैक्स चाहिए, है ना। अगर राजा प्रजा को सिक्योरिटी दे रहा है, उनको रहने की जगह दे रहा है, तो उसका खर्चा कैसे निकालेगा, तो उसके लिए इसको टैक्स चाहिए होता था। लेकिन क्या है कि अगर वहाँ पे लोगों का प्रोडक्शन ही नहीं अच्छा हो रहा, ना एग्रीकल्चर अच्छा कर पा रहे हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो टैक्स कैसे देंगे। तो इसी से बचने के लिए क्या है राजा जो है उनको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता था, उसको तो पैसा चाहिए, उसको टैक्स चाहिए कैसे भी। तो उसके उसके ऑपरेशन से बचने के लिए, उसके मतलब एक तरीके से डोमिनेशन से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, वहाँ से भाग जाते थे। और कहाँ पे भाग जाते थे? जंगलों में। ठीक है, पर उसके बाद फिर उन लोगों ने सोचा कि यार ऐसे कब तक हम भागते रहेंगे। ठीक है, तो हमें अपने प्रोडक्शन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने एग्रीकल्चर जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। वो क्या थी
कि आपके प्रोडक्शन को किस तरीके से अच्छा किया जाए, उसके लिए जो टूल्स, जो टेक्नोलॉजी थी वो थी आपकी प्लो। ठीक है, मेन था आपका प्लो, क्योंकि प्लो जो है उस समय पे आयरन टिप्ड में आने लग गया था और प्लो का यूज़ करने से उनकी जो खेती है वो अच्छी होने लग गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गंगा का एरिया है, कावेरी का एरिया है ना, वहाँ पे क्या एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक है, तो एलुवियल सॉइल में क्या होता है, आपकी जो प्रोडक्शन है, जो खेती है वो बहुत अच्छी होती है बिकॉज ऑफ द हाई रेनफॉल, बारिश भी बहुत अच्छी होती है। एलुवियल सॉइल की सबसे अच्छी बात यह है कि वो मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखती है, तो यानी आपके प्लांट्स को कभी भी वो ड्राई नहीं होने देगी। तो इस वजह से क्या है, आपका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा वहाँ पे हो जाता था। ठीक है, तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, पैडी कल्टीवेशन करना शुरू किया। पैडी क्या होता है, चावल, धान। ठीक है, तो उसका कल्टीवेशन करना शुरू किया। और ये क्या है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है ना, जहाँ पे आपकी रिवर्स है, जहाँ पे हाई रेनफॉल हो रही है, एलुवियल सॉइल, तो वहाँ पे जो पैडी क्रॉप्स है वो बहुत अच्छे से कल्टीवेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो एक नई चीज़ देखेंगे, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बारे में बताया गया है कि जो पैडी कल्टीवेटर्स है ना, वो उसी एरिया में किए जाते थे जहाँ पे पानी की अच्छी खासी व्यवस्था हो, वाटर लॉक्ड एरिया हो, है ना। और पूरा इसके लिए क्या होता है कि जैसे आपके जो सीड्स है ना, अगर सीड्स को अगर आप एक जगह नर्सरी में लगा के उनको क्या कर रहे हो, जर्मिनेट कर रहे हो उनको, फिर उसके बाद उस सीड्स को जो है वो आपके एग्रीकल्चर में जो है उसको क्रॉप किया जाता था। तो ये एक प्रोसेस होता है ट्रांसप्लांटेशन का। तो ये जैसे चावल है, टोमेटोज है ना, इन सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है इस तरीके का ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि पूरे के पूरे जो इंडिया का पार्ट था, वहाँ पे जो आयरन प्लोशेयर तो नहीं यूज़ हो पा रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे क्या है, सेमी एरिड एरिया है, थोड़ा ड्राई एरिया है, तो वहाँ की जो लैंड है, वहाँ की जो मिट्टी है वो इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। तो वहाँ पे एलुवियल सॉइल ना होने की वजह से या बारिश ना होने की वजह से जो आपका प्लो वाला प्रोसेस है वो वहाँ पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लोग देखेंगे कि सेमी एरिड एरिया, जैसे आपका क्या है, पंजाब का एरिया है ना, राजस्थान का एरिया है, इन लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपना पाए थे। ये लोग जो है ये फावड़े से ही काम करते थे। फावड़ा जैसे कुदाल होती है ना, उसको हो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये लोग हो से काम करते थे, और जहाँ पे गंगा और कावेरी वाला रीजन है वहाँ से फ्लो से काम होने लग गया था वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हिली ट्रैक्स थे, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जैसे आपका ये राजस्थान और गुजरात वाला एरिया है ना, थोड़ा एमपी वाला भी एरिया है, सेंट्रल पार्ट जो है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एरिया जो है वो काफ़ी टेरेन होता है, काफ़ी हार्ड होता है, और यहाँ पे क्या मोस्टली ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है जो बहुत जल्दी हार्ड हो जाती है, एलुवियल सॉइल नहीं होती है यहाँ पे। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो यहाँ पे जो ये टेक्नोलॉजी नहीं आ पाई थी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पूरे भारत में सेम टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर जगह जो एरिया था वो अलग अलग था, सबकी सॉइल्स अलग अलग थी, तो इस वजह से कल्टीवेशन भी अलग अलग हो रहा था। ठीक है, जहाँ पे टेरेंस है वहाँ पे क्या है, आपका फ्लो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं ये यहाँ पे होती हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, अब उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो पानी भी तो चाहिए ना, टेक्नोलॉजी में पानी भी इंक्लूड होता है। तो वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ किस तरीके की हुआ करती थी। तो इरिगेशन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कैनाल्स चाहिए, है ना, आपको वेल्स चाहिए, आपको टैंक्स चाहिए, मतलब पानी की व्यवस्था प्रॉपर चाहिए, क्योंकि जो सेमी एरिड एरिया है वहाँ पर तो ऑलरेडी पानी कमी पाई जाती है, तो वहाँ पर पानी का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी था। तो ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो कैनाल्स है ना वो तो इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होते थे, क्योंकि उनको बनने में टाइम लगता है, लेकिन जो वेल्स हैं और जो टैंक्स है ना ये तो मस्ट हुआ करते थे, क्योंकि इसमें पानी स्टोरेज करके रखते थे वो लोग और अपने खेतों में पानी देते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपके कैनाल्स बनाए जा रहे हैं या आपके इस तरीके से कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो वो कम्युनिटीज़ के द्वारा बनाई जाती थी। जैसे कोई बड़ी बॉडी होनी चाहिए, कोई जैसे सामंत होना चाहिए, किंग होना चाहिए ना, तो उनके द्वारा ही ये बनवाई जाती थी। तो इसको कह सकते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज करवाते थे इसको। और अगर जब ये लोग बनवा रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो वो अपने इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाते थे कि देखो ये चीज़ मैंने की है तो इसके बारे में लिखो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है हमें इंस्क्रिप्शंस वगैरह पे देखने को मिली है कि राजा ने जो ये सब रिकॉर्ड करवाया है। ठीक है, यहाँ पे हम एक सोर्स देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सुदर्शन लेक का एक सोर्स है। सुदर्शन लेक कहाँ पे है, ये गिरनार में है। गिरनार कहाँ पे पड़ता है, ये आपका गुजरात का एरिया है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जैसे ये देखिए, ये जो एरिया है ये वाला, ये जो एरिया है ये आपका गुजरात का एरिया है, इसको बोलते हैं वेस्टर्न स्ट्रैप्स। यहीं पर शाकाज रूल करते थे। ठीक है, तो शाकाज के एक राजा थे रुद्रदमन, उनके बारे में हम बात करेंगे अभी। और ये जो एरिया है ये आपका सातवाहनास डायनेस्टी का एरिया है। तो यहाँ पे जो है ये सातवाहनास जो थे, मैंने आपको बताया था कि ये भी माइग्रेट हुए थे इंडिया के अंदर, तो वही ये रूलर्स हैं। ठीक है ना, अब आगे आते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ये गिरनार एरिया है ना, यहाँ पे एक सुदर्शन लेक बनवाई गई थी मौर्यन एम्पायर के द्वारा। ठीक है, मौर्यन एम्पायर के कोई रूलर रहे होंगे तो उन्होंने यहाँ पे बनवाई थी सुदर्शन लेक। लेकिन क्या है कि जैसे मौर्यन एम्पायर तो बीसी के टाइम का है, बाद में तो बहुत सारी डायनेस्टीज वहाँ पे चेंज होती रहती है ना। तो उसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो ये गिरनार में जो है एक डायनेस्टी आती है, क्योंकि पूरा गुजरात में जो है मोस्टली शाकाज ही रूल कर रहे थे, तो उनके एक राजा होते हैं रुद्रदमन। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि इस लेक को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं, क्योंकि पहले तो मौर्यन एम्पायर ने बनवाई, मतलब मौर्यास बनवा के गए थे उसको ना, उनका कोई लोकल गवर्नर रहा होगा, उसने इसको बनवाया होगा। लेकिन बाद में सेकंड सी का जो टाइम चल रहा है, यहाँ पे रुद्रदमन जो राजा है ये इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाते हैं दोबारा। ठीक है, शाका रूलर रहते हैं वो। और रिकंस्ट्रक्ट क्यों करवाते हैं, क्योंकि उनके समय पे कुछ ऐसी वहाँ पे डिजास्टर आ गया था, जिसकी वजह से क्या उसके जो बांध है सब टूट गए थे, उसकी बाउंड्री सब टूट गई थी। तो इस वजह से क्या है उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कराते हैं, सारा का सारा अपने ही पैसों से करवाते हैं, किसी से कोई भी टैक्स वगैरह या किसी के कोई भी कंट्रीब्यूशन से उसको नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो लेक रिपेयर जो है वो उनके खुद के ओन सोर्सेज के द्वारा की जाती है, और वो कोई भी टैक्स वगैरह भी नहीं किसी से लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमें देखने को मिली। यहाँ पे क्या है, जैसे आपके जो रॉक एडिक्ट्स होते हैं ना, रॉक एडिक्ट्स का मतलब तो ये देखिए, ये आपके क्या है अलग अलग जो इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। अभी जैसे यहाँ पे क्या है, सपोज करो ये आपका मौर्यास का जो रूलर रहा है, जो लोकल गवर्नर था, उसके बारे में लिख दिया कि हाँ इसने ये झील बनवाई है ना। फिर उसके बाद उसको किसने रिकंस्ट्रक्ट करवाया है ना, रुद्रदमन ने करवाया, तो उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से जो है ना इंस्क्रिप्शंस एक तरीके से प्रूव होते थे कि कैसे कैसे काम करवाया गया है। ठीक है, आता है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक और सोर्स देख लेते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ द बाउंड्रीज। अब देखो यहाँ पे ना मनुस्मृति के बारे में बताया गया है। मनुस्मृति कौन है, एक ब्राह्मण थे मनु, उनके द्वारा जो लिखी हुई बुक है उसको मनुस्मृति बोलते हैं। ये एक लीगल टेक्स्ट है। ठीक है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, सेम आपके जो धर्मसूत्रास लिखा गया है ना, वैसे ही ये मनुस्मृति भी लिखी गई है। तो ये आपका क्या है, 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी CE के टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने कुछ चीज़ मेंशन करी है कि किस तरीके से जो राजा है वो एक दूसरे के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे ना, वो क्यों होते थे, क्यों उनकी कंट्रोवर्सीज हुआ करती थी। क्योंकि ये लोग क्या है ना अपनी बाउंड्रीज को प्रॉपर तरीके से मार्जिन मतलब मार्क नहीं करते थे कि ये मेरी पूरी बाउंड्री है। इसको मार्क करने के लिए कुछ ना कुछ इनके पास ना नहीं होता था, या पेरीफेरी भी नहीं बनाते थे। तो अभी जैसे यहाँ इतना एरिया जो है ये एक रूलर का है ना, इसके पास से जो एरिया है वो दूसरे रूलर का है। तो जो ये वाली मार्किंग है ना, इससे क्या हमारी बाउंड्री जो है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। लेकिन ये लोग ऐसा कुछ नहीं करवा के रखते थे, तो जिसकी वजह से क्या होता था, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बताया गया है कि मनुस्मृति में जो ये मनु लिखते हैं वो बोलते हैं कि मतलब राजा को जो है ना वो या तो जो ये बाउंड्री बनवानी चाहिए, या तो वो स्टोन से बनवानी चाहिए ना, स्टोन से, बोन से, काउस के हेयर से, है ना। आपका जो चाफ एशेस होता है ना, चाफ एशेस होता है जो भूसा होता है, भूसे को जला देते हैं तो उसकी जो राख बन जाती है, उससे मतलब एक बाउंड्री बना देनी चाहिए, जिससे क्या है ये पता लग जाए कि ये इसका एरिया है, मतलब एक राजा का एरिया है, ये दूसरे राजा का एरिया है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं वो मनुस्मृति ने एक आइडिया दिया है कि ये सब चीज़ें इनको करनी चाहिए थी। ठीक है, तो जैसे काऊ के डंग्स है ना, ब्रिक्स है, कोल है, पैबल है, सैंड्स है ना, ये सारी जो चीज़ें बताई जा रही हैं ये इसलिए बताई जा रही हैं ताकि जो बाउंड्री है वो क्लियर डिवाइड मतलब दिखे कि ये भाई ये मेरा एरिया है, ये तेरा एरिया है, ऐसे करके। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी जैसे देखिए हम पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये यहाँ पे कंट्री साइड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अब रूरल सोसाइटी पे हम और ध्यान दें तो रूरल सोसाइटीज़ में भी डिफरेंट तरीके के वर्ग थे। ठीक है, जैसे कि क्या है, एक जो वर्ग था वो आपका लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स हुआ करते थे, जिनके पास कोई लैंड नहीं होती थी, वो दूसरों के खेतों में काम करने जाते थे या शेयर क्रॉपिंग करते थे। ठीक है ना, दूसरा वर्ग था आपका स्मॉल पीसेंट्स, मतलब दूसरा जो तबका हुआ करता था वो आपके क्या है छोटे किसान हुआ करते थे। और तीसरा होता था आपका लार्ज लैंड होल्डर्स, जो बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में जमीन हुआ करती थी। ठीक है, इनको क्या है गृहपति बोला जाता था। मोस्टली क्या है कि जिसके पास ज़्यादा जमीन है, ज़्यादा पैसा है, तो वो वैसे ही हाई स्टेटस पे रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है जो रूरल सोसाइटी है उसको भी मतलब यहाँ पे 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करके बताया गया है कि इस तरीके से वहाँ पे भी थोड़ा बहुत लोगों के बीच में पार्शलिटी चलती थी। ठीक है, और ऐसे ही सेम चीज़ जो ये जैसे ये नॉर्थ में इम्प्लीमेंट होता है, ऐसे ही आपका ये साउथ में जो है ये हम देखेंगे कि साउथ में जो ये जैसे वेलालार्स। ठीक है, वेलालार्स कौन होते थे, बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स है। ठीक है, यहाँ पे जो लैंड ओनर्स बताया ना सेम वही ये लैंड ओनर्स हुआ करते थे, इनको साउथ में वेलालार्स बोला जाता था। ठीक है,
जो आपके प्लोमैन हैं, जो नॉर्मल स्मॉल पीजेंट्स हैं, किसान हैं, उनको बोलते थे उजावर्स, ठीक है। और जो स्लेव्स हुआ करते थे, जो किसी के खेतों में काम करने जा रहे हैं या उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, उनको बोला जाता था अदमई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे बेलालार कौन होते थे, उजावर्स कौन होते थे, अदमई कौन होते थे, तो इनको आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट है, इनके पास क्या होता है, देखो ये क्या है कि आपके जो ये टर्म्स है ना, अलग अलग क्यों डिफ्रेंशिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कितनी लैंड है, कितना लेबर है, कितना क्या टेक्नोलॉजीज वो यूज़ करते हैं। तो जितना जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जो ज़्यादा बड़ा लैंड ओनर होगा, उसके पास उतना पैसा होगा, न्यू टेक्नोलॉजीज उसके पास रहेंगी। तो इस तरीके से क्या ना, ये एरिया मतलब ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती जा रही थी, और ये समाज में क्या है, डिफ्रेंसिएशन फैला रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। और ये सब चीज़ें हमें कहाँ देखने को मिली हैं, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में देखने को मिली है। मतलब बुद्धिस्ट ने अपने टेक्स्ट में लिखवाया है कि इस तरीके से जो सोसाइटी के अलग अलग जो डिफ्रेंशिएट होते थे वो किस तरीके से होते थे, ठीक है। यहाँ पे हम एक टर्म देखते हैं, गृहपति, है ना। गृहपति का मतलब होता है गृहपति। गृहपति का मतलब था घर का मुखिया, ठीक है। आप उसको कैसे भी टर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे जो गृहपति बताया गया है, ये क्या होता था, ओनर होता था, मास्टर होता था, है ना, हेड ऑफ द हाउस होल्ड होता था। मतलब एक घर का जो मुखिया होता है ना, उसको यहाँ पे डिनोट किया गया है, ठीक है। तो वो क्या है, जैसे ये किसके ऊपर कंट्रोल रखता था, विमेन के ऊपर कंट्रोल रखता था ना, बच्चों पे कंट्रोल रखता था, स्लेव्स पे है, वर्कर्स पे है, जो क्या है नॉर्मल रेसिडेंट्स, जो भी उसके आसपास रह रहे हैं या उसके साथ जो लोग रह रहे हैं, तो उन पे ये अपना पूरा कंट्रोल रखता था। इसके बिना कोई भी काम नहीं होता था इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये लोगों को तो कंट्रोल में रखता था, साथ में सारे रिसोर्सेज को भी कंट्रोल में रखता था। जैसे जमीन है ना, उसके पास कितने एनिमल्स हैं और बाकी की अदर थिंग्स। तो कहने का मतलब है कि एक घर का या एक सोसाइटी का एक गृहपति हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े जो मुखिया है वो भी गृहपति बोले जाएंगे, और एक घर का भी व्यक्ति जो है, जो अपने घर में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाता है, उसको भी हम गृहपति बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक सोर्स देख लेते हैं, लाइफ इन अ स्मॉल विलेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे बताई जा रही है कि जो जीवन है वो छोटे छोटे गाँव में किस तरीके से हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या है ना, एक सोर्स बताया गया हर्षचरिता का। हर्षचरिता क्या है, ये है हर्षवर्धन की बायोग्राफी, ठीक है। हर्षवर्धन कौन थे, ये एक हिंदू रूलर थे। काफ़ी मतलब 6th या 7th सेंचुरी के आसपास जो है ये रहे हैं। और इनकी एक बुक थी हर्षचरिता, जिसको किसने लिखा था, ये लिखा था आपके बाणभट्ट ने। किसने लिखा था, बाणभट्ट ने। कब लिखा था, 7th सेंचुरी में लिखा था, ठीक है। तो इस बुक को कंपोज किया गया था। उसके अंदर पूरा का पूरा जो हर्षवर्धन का जो जीवन है, कि वो किस तरीके से रूल करते थे, कहाँ पे उन्होंने विक्ट्री की है, कहाँ पे वो हारे हैं, मतलब जो भी सारी चीज़ें, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसा उनका पॉलिटिकल चीज़ें थी, कुछ उनका जो है बाणभट्ट ने उसमें इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि इसी बुक में क्या लिखा हुआ है, एक आउटस्कर्ट्स के बारे में लिखा गया है। आउटस्कर्ट्स मतलब जो एक बाउंड्री एरिया होता है ना किसी भी प्लेस का, तो उसको हम आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे विंध्यास के बारे में बताया गया है। विंध्यास कहाँ पड़ते हैं, ये विंध्या और सतपुड़ा के जो आपके रीजन्स हैं, ये मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बताया गया रन एरिया है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से नहीं हो सकता है। तो जो जो चीज़ें वहाँ पे हो सकती थी, वो चीज़ क्या है, वहाँ पे राइस लैंड हो सकती थी, ठीक है ना। और वहाँ पे क्या है, स्मॉल फार्मर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े फार्मर्स नहीं वहाँ पे देखने को मिले हैं। वो लोग स्पेड यूज़ करते थे, स्पेड वही फावड़े को बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि उनको ना प्लो से काम करने में डिफिकल्टी आती थी। अब प्लो जो है वो किस चीज़ में चलेगा, वो तो आपका एलुवियल सॉइल जहाँ पे पाई जाती है, थोड़ी सी मिट्टी जो है नरम होनी चाहिए, तो उसमें क्या है अच्छे से वो चल पाएगा। तो फावड़ा जो है वो हार्ड सरफेस को क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक। और जो सॉइल थी वो भी क्या हो रखी थी, ब्लैक आयरन से स्टिफ हो रखी थी, ठीक है ना। क्योंकि जो वहाँ पे क्या है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, तो थोड़ा वो बहुत जल्दी स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो उन लोगों का जीवन था ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था नॉर्मल लोगों के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अपने एग्रीकल्चर को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि लोग जो है वो बंडल ऑफ बाग्स को लेके जा रहे। बंडल ऑफ बाग्स का मतलब होता है जो छाल होती है ना, पेड़ों की छाल, उसको इकट्ठा करके मतलब है ना बेचने के लिए जा रहे हैं, है ना। सैक्स ऑफ द प्लग्ड फ्लावर्स, वहाँ पे फ्लोरल काम बहुत होता है। उस फॉरेस्ट में क्या है, फ्लावर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे फ्लोरल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या है, पूरे कट्टे के गट्टे भर के क्या है, ये फ्लावर्स को तोड़ा जा रहा है और उनको बेचा जा रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हनी है ना, पीकॉक की टेल है, फैदर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हमें उस फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं। वैक्स है
है ना। तो उसके बाद यहाँ पे बता रहा है कि जो औरतें हैं, गाँव की जो औरतें हैं वो क्या कर रही हैं, नेबरिंग विलेजेस में उनको क्या कर रही हैं, सेल कर रही हैं, बेच रही हैं, ताकि उन लोगों का जो इनकम जनरेट हो सके। तो ये जो चीज़ है, ये मतलब इस सोर्स में ये बताया गया है कि सबका जो जीवन है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। कुछ एरियाज ऐसे भी थे जो छोटे छोटे गाँव में जो थे, उनका जीवन जो है वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट भी हुआ करता था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।